तो ये है बोर्स पोस्टुलेट्स। कुछ नियम, कुछ इमेजिनरी चीजें इन्होंने सोची कुछ प्रैक्टिकल्स करने के बाद, जिसके बाद सर नील बोर ने कुछ लॉज बनाए, कुछ अपने थियरीज बनाई, जिसमें पहला पोस्टुलेट उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस अगर है, ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन रहते हैं, आप जानते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाहर इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विथ न्यूक्लियस एट द सेंटर, न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट। ये आपने पहला स्टेटमेंट लिखा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, तो उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमको समझना है पहले, बाद में हम इस पे फिर से आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कोलम्स लॉ। कोलम्स लॉ क्या कहता है कि दो चीजें, जैसे आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था, याद करो, तो ग्रेविटेशनल लॉ जो आपने पुराने क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस and force of attraction is inversely proportional to square of distance between them. Force of attraction between two charged particles, बाद में सब अभी इधर ध्यान दो, between two charged particles is inversely proportional to square of distance between them, जिसको अगर आप कंबाइन करते हो तो कैपिटल G m1 m2 अपॉन r, ये फॉर्मूला बनता है। इसी को चार्जेस के लिए लगाया कॉलम्स ने, और कॉलम्स ने देखो क्या कहा, एक चार्ज अगर ये है, ये अगर एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, इस चार्ज की क्वांटिटी Q1, इसका Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है अगर R, तो ये कितना अट्रैक्ट करेंगे ये डिपेंड करेगा, या इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कैसा है ये डिपेंड करेगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड पे। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, इनका प्रोडक्ट है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, फिलहाल शॉर्ट में समझो। तो इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, और यही फोर्स इनके बीच के डिस्टेंस को इनवर्सली स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो न्यूटन का हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इन दोनों का इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को आप अगर कंबाइन करें तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। जो K है इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, परमिएबिलिटी कांस्टेंट। K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैं इसको हटा दूं तो K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की भी एक कांस्टेंट वैल्यू है 8.85 10 टू द पावर -12। ये चीज यहां लगाई जाती है K के जगह पे, देखिए, और ये हो जाता है F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो K की वैल्यू हमने लगा दी और हमको F का वैल्यू मिला। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्स लॉ इसी को कहते हैं, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन R। तो यहां क्या कर रहे हैं सर हम, तो देखो यहां क्या कर रहे हैं, एक ऑर्बिट अगर ये है और ये न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव। तो इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। इसका चार्ज न्यूक्लियस का हम अगर Q1 मान ले और इसका क्या मान ले, क्या ऐसे ही होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, कुछ बच्चों को पता भी होगा कि जितना न्यूक्लियस जितना पॉजिटिवली चार्ज होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं कि नहीं होते भाई, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इसका चार्ज E प्लस E तो इसका चार्ज माइनस E फॉर इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस खाली प्लस माइनस का है बच्चों, ओके, समझ रहे हो आप। बाकी जितना इसके अंदर चार्ज उतना ही इसके अंदर चार्ज। और क्योंकि चार्ज, ध्यान से सुनना, अब इस शब्द को बहुत ध्यान से सुनना सारे लोग, इस पे भी डिपेंड करेगा कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन है और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। मान लो मैग्नीशियम होता तो क्या प्रोटॉन की संख्या 12 हो जाती और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या हो जाती, बोलो। तो आप 12 इंटू पॉजिटिव चार्ज इंटू नेगेटिव चार्ज लिखते हैं।
12 इंटू पॉजिटिव चार्ज इंटू नेगेटिव चार्ज, मतलब 12 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो आप लिखते 12 इंटू ई। देखो मैंने प्लस और माइनस नहीं लिखा, मतलब मुझे अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, चार्ज नहीं चाहिए। थोड़ी देर में ये पिक्चर सबको क्लियर होगी कि मैं क्या बताना चाहता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा एक बार और। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस ऑर्बिट, जितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होते हैं, जितने मतलब संख्या, उसको एटॉमिक नंबर Z बोलते हैं, Z। तो जितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होंगे उतने ही प्रोटॉन्स न्यूक्लियस कहां होंगे बच्चों, कहां होंगे। इसलिए न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन, जितने मतलब मैं संख्या की बात कर रहा हूं, तो संख्या मतलब नंबर, एटम में 9th के नॉलेज पे जाओ, एटॉमिक नंबर बोला जाता है, बोलो, तो उसको बोला जाता है Z। क्या बोला जाता है, क्या Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। Z इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहां ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, सॉरी, चार्ज ऑफ, जितने प्रोटॉन है वो सारे और जितने इलेक्ट्रॉन है वो सारे। देखो मैंने प्लस और माइनस नहीं लिया क्योंकि चार्ज नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। क्या लेना है, कूलम्ब्स लॉ, जो थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया, मैंने बोला K Q1 Q2 अपॉन, यही है। इसी को कैसे लिख रहा हूं, K के जगह K ही रहेगा, K के जगह Q1 Q2, चार्ज इंटू चार्ज की जगह E इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ सर नहीं ना, एक होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, एक होना चाहिए प्रोटॉन, सही बात, पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में फर्क सिर्फ किसका है, प्लस माइनस। प्रोटॉन प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए E इंटू ई करना है। किसी किसी बात समझ में आ गई, प्लस ई माइनस ई नहीं करना है, E इंटू ई करना है, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। दूसरी बात, कितने हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन में अलग है, सोडियम में एटॉमिक नंबर अलग है, तो सब में अलग अलग है, तो इसलिए क्या लिखना जरूरी है, Z। तो क्या लिखा मैंने, K इंटू Z इंटू E इंटू ई, समझा नहीं समझा, अपॉन, एक बार प्लीज और एक बार इसमें हाथ लगा दीजिए और बता दीजिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। इसी से कंपेयर करना है कि यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज है और ऑर्बिट में कितने नेगेटिव चार्ज। तो इज इक्वल्स टू K की वैल्यू कम ऑन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोलो, हाँ, इंटू Z E इंटू E अपॉन, बेटा E इंटू E 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर अपॉन, यह है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्या है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। सर Z क्या है, कितने प्रोटॉन है या कितने इलेक्ट्रॉन, और नहीं बोलना है, या बोलना है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन। ये E कौन सा है, प्रोटॉन की मैग्नीट्यूड, ये E कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नीट्यूड। चमका, समझा थोड़ा सा। अब ये अगर तेरे को समझ में आ गया तो अब आ जा इधर बोर्ड्स के पहले पोस्टुलेट। क्या कहता है बोर्ड्स का पहला पोस्टुलेट, कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, गोल घूमता है। गोल घूमने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत होती है क्या, सेंट्रीपेटल फोर्स। और सेंट्रीपेटल फोर्स कभी खुद क्रिएट नहीं होता, उसे कोई ना कोई क्रिएट करता है। हमने पहले पढ़ा है, कहीं फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा था, कहीं नॉर्मल क्रिएट कर रहा था। सेंट्रीपेटल फोर्स खुद क्रिएट नहीं होता, कोई ना कोई क्रिएट करता है। बढ़िया, तो अब ध्यान से सुनना, बोर्ड्स पोस्टुलेट का सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स, इनके बीच जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, सेंट्रीपेटल फोर्स इज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेंट्रीपेटल फोर्स मेरे दोस्तों mv स्क्वायर अपॉन आर, किसी mv स्क्वायर अपॉन आर याद था इस क्लास में,
दिस इज mv स्क्वायर अपॉन r। अब इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कमान, अब भी मैंने बताया, z e इंटू ई मतलब ई स्क्वायर अपॉन। इन्होंने एक्चुअली जो मॉडल था ये इनका, वो हाइड्रोजन के लिए था। किसके लिए था? और जब हाइड्रोजन के लिए मॉडल होगा तो एटॉमिक नंबर तो 1 ही होगा। तो अगर मैं z की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो क्या और मैटर क्लियर हो जा रहा है? पर हमें z वाला फॉर्मूला याद रखना है जो आगे जाके अप्लाई करना है। सो ये तेरे पास आ गया mv स्क्वायर अपॉन r। अब इसमें से बहुत सारी चीजें तू बाद में कैंसिल आउट कर सकता है और यूज कर सकता है, बट ये है आपका बोर्ड्स का फर्स्ट पोस्टुलेट। तो बोर्ड्स फर्स्ट पोस्टुलेट में 2 पॉइंट्स लिख पाएंगे हम। पहला पॉइंट, नहीं अभी वहां लिखना नहीं है, हम ओरली बात करें। पहला पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट अराउंड पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। यही पढ़ाया था मैंने। एक न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ गोल 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 घूम रहा है। क्या ये बात सत्य है? सेकेंड पॉइंट बोले मेरे दोस्तों, सेकेंड पॉइंट बोले, गोल घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, और कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ। ये फॉर्मूले से पूरा एटम चैप्टर बनने वाला है, पूरा चारों पांचों डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ ये रेस्पॉन्सिबल होगा, ये रेस्पॉन्सिबल होगा और कुछ नहीं। ठीक, समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही बात? यही रिस्पॉन्सिबल। पहले मैं आपको एंगुलर मोमेंटम समझाने जा रहा हूं, आई होप आप ध्यान देंगे। मोशन इन प्लेन का पार्ट है। एंगुलर मोमेंटम L से डिनोट किया जाता है, बार L। होता क्या है देख, अगर कोई चीज ऐसे सर्कल में जैसे रोटेट कर रही है, फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल जिसका मास है m और ये सेंटर से r दूरी पर है, ध्यान देना बेटा, एकदम ध्यान देना, ऐसे रोटेट कर रही है। समझ गया? क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है। देखो क्या लग रहा है ये? आया किसी को याद क्रॉस प्रोडक्ट कि नहीं आया याद? यहां क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट के 1-2 न्यूमेरिकल तो आपको आते ही हर बार, अच्छा करो इसको। अब ये पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा है, मान लो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है तो इधर होगी टेंजेंट में। अब लीनियर वेलोसिटी क्या है? ऐसे गोल घुमा के जहां से मैं फेंकूंगा वहां से वो सीधा जाएगा ना, गोल थोड़ी जाएगा। रस्सी को पत्थर बांधा, गोल घुमाया, गोल घुमा के कहीं से छोड़ा तो क्या वो वहां से सीधा जाएगा? तो क्या बोलो वो ऐसा जाएगा? अब देखो R और V आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है, ये बताओ, है या नहीं है? जोर से बोलो, अरे है। तो ये जो बार L होता है, इट इज बार R क्रॉस बार P। वेरी गुड बेटा, RP साइन थीटा रोटेशनल मोशन में चौथा पांचवा डेरिवेशन है। सो बार R क्रॉस बार P। P है हमारा लीनियर मोमेंटम एंड इट इज मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। सो यू कैन ब्रेक इट बार R क्रॉस m बार V। समझ गए आप मेरी बात? ये P क्या है? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो L आपको दिखाई दे रहा है ये है एंगुलर मोमेंटम, ये V है लीनियर मोमेंटम। क्या है बोलो? लीनियर मोमेंटम। तो क्या आपको ये फॉर्मूला MVR दिखाई दे रहा है? बोलो, अरे बोलो ना, MVR है या नहीं है वहां पे? अगर थीटा 90 डिग्री कर दें तो साइन 91। नहीं समझ रहा होगा, कोई बात नहीं, मेरे पास इलाज है, मैं फिर से बताऊंगा, ध्यान से देखो। पहले तो आप मोमेंटम पढ़ लो। लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है मास इनटू वेलोसिटी। बोलो भाई, होता है कि नहीं होता है? ये हो गया तेरे पास मास इनटू वेलोसिटी, जिसको आप लीनियर मोमेंटम कहते हैं। मैं एंगुलर मोमेंटम पढ़ा रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम। लिसन ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गोल घूम रहा है, ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है ऐसे प्लेन में, बट वो है ऐसे प्लेन में, ठीक है? आपको ऐसे इमेजिन करना है, ऐसा सर्कल इमेजिन करना है, ऐसा। तो यहां से घूम रहा है तो ये सेंटर हुआ, तो ये रेडियस हुआ। उस पे अगर मैंने ये ले रखा है ये मास, और ये मेरे साथ घूम रहा है, अगर ये मेरे साथ घूम रहा है, कहीं भी ये मेरे हाथ से छूटा तो गोल थोड़ी जाएगा, ये जहां भी छूटा वहां से
कैसा जाएगा? तो उसी की वेलोसिटी मैं दिखाता हूं, पर उसके पहले उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो ले रहा हूं, और वो डिस्टेंस क्या है? अब सोच, ये है वो आर, और ये पेन रख दिया है मैंने, ये उधर जा रहा है बोर्ड की तरफ, है ना, बोर्ड की तरफ जा रहा है ऐसे, तो उसको मैं यहां पे ऐसे दिखा रहा हूं, है ना, तो उसको बार वी या वी बोल सकता हूं। बोलो क्या लग रहा है, आर और वी आपस में क्या है? क्या है आपस में? इसका जो मास है इस पार्टिकल का वो क्या है? m। अब बार एल एंगुलर मोमेंटम इज बार आर क्रॉस बार पी, क्रॉस मेरे दोस्तों, जहां क्रॉस प्रोडक्ट होता है वहां साइन थीटा होता है क्या? इसे क्या लिख सकता हूं? आर पी साइन थीटा। टेल मी द थीटा बिटवीन आर एंड पी। हाँ एग्जैक्टली, पी को, जिनको पी नहीं समझ रहा वो एम भी लिख दो, आर एम बी साइन थीटा। नाउ टेल मी द थीटा बिटवीन आर एंड बी। साइन 90, what you will get is, so RMV is angular momentum, is it yes or no? Yes. So MVR याद रखना, this is angular momentum, this is angular momentum। प्लीज रिकमेंड करूंगा रेड मार्जिन पे छाप लो इस डायग्राम के साथ। क्या कहा इन्होंने? देखो, इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रोटेट करेगा, उसी ऑर्बिट में रोटेट करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम, बोलो अभी अभी सीखा एंगुलर मोमेंटम क्या है? एमवीआर। अरे बोल हाँ या ना? सीखा, जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल 2 3 4, कौन सा ऑर्बिट है वो नंबर? इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n इज व्हाट? नंबर, इंटीजर। इंटीग्रल मल्टीपल, मल्टीपल मतलब क्या? ऑफ अ कांस्टेंट। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट उन्होंने ढूंढा h अपॉन 2 पाई सर्कल, ऑर्बिट, रिवॉल्यूशन, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2 पाई। एक बार फिर से क्या बोला? इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रोटेट करेगा, इलेक्ट्रॉन only in those orbit whose angular momentum MVR is integral। integral is a number दिया होगा, 4th 5th 6th जो दिया होगा ले लेना। integral multiple of h upon 2 pi where h is Planck's constant 6.63 10⁻⁻34। यस यस, ये हुआ आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हमारा बोर्ड का सेकंड कांस्टेंट। ठीक है, नोट करें। अब आप देखो जरा ध्यान से, भाई बचपन की कहानी है कि ये न्यूक्लियस है मान लो, और ये पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है। जितना आप न्यूक्लियस से दूर होगे उतनी आपकी एनर्जी लेवल ज्यादा होगी, हाई होगी। आप n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, जिस भी ऑर्बिट में, अगर आप हाइयर ऑर्बिट में है तो आपकी एनर्जी ज्यादा है, लोअर ऑर्बिट में है तो एनर्जी। मान लेते हैं ये nth ऑर्बिट है और ये pth ऑर्बिट है, मॉड्यूल्स में अलग अलग हैं, कहीं p है, m है, ऐसे है। मैं वो JKLM वाला सीरीज नहीं ले रहा हूँ, वो तो न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है, ठीक है, JKLM 8th में जो था, 9th में, वो नहीं ले रहा। मान लेते हैं ये nth ऑर्बिट है और ये pth ऑर्बिट है, यहां का इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करता है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें उसकी जो एनर्जी है उस एनर्जी को En मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं मेरे दोस्तों? बोलो En। अगर उसने अपनी एनर्जी रिलीज कर दी, रिलीज, अब एनर्जी रिलीज करना, वो जो एनर्जी गई वो पैकेट के फॉर्मेट में जाती है, पैकेट, दिस इज मॉडर्न फिजिक्स, ध्यान से सुनो, पैकेट के फॉर्मेट में जाती है। जैसे अगर थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आ गए या सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे गए, तो पहले आपको वो एनर्जी जो डिफरेंस है वो निकालना पड़ेगा, तभी आप सेकंड में जा सकते हैं, वरना। तो जब वो जंप करके इस ऑर्बिट में आया, देखिए जंप करके नीचे के ऑर्बिट में आया, जिसकी एनर्जी क्या है? बोलो, तो ऐसे आया, एरो देखो आया ना, तो इसके अंदर से एनर्जी बाहर जाएगी। क्यों सर? क्योंकि लोअर में एनर्जी कम होती है और हाइयर में एनर्जी, इसमें वही हो सकता है जिसकी औकात इसके बराबर हो, और इसमें वही हो सकता है जिसकी औकात इसके बराबर हो। इसका औकात एनर्जी ज्यादा है, इसका कम है, तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो अपने अंदर से क्या रिलीज करेगा? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स।
पैकेट समझते हैं? जैसे आप किसी को कुछ बांट रहे हो, सबको आपने इक्वल इक्वल पैकेट दे रखा, कोई भी थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आएगा वो उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा। कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एटम हो, अगर वो थर्ड से सेकेंड में आ रहा है तो वो उतनी ही एनर्जी, उतने ही पैकेट की एनर्जी रिलीज करेगा। और वो पैकेट है एचएफ। क्या है? मैंने याद किया था एचएफ किताबों में होता है एच न्यू। अगर आप पहले से क्लास कर रहे हैं मेरी तो आप समझ गए होंगे। न्यू फ्रीक्वेंसी, एफ फ्रीक्वेंसी, एफ भी फ्रीक्वेंसी है, न्यू भी, एच सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा। कहां से आया? आइए देखते हैं थर्ड पॉस्टुलेट के लिए। बेटा v स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू एन लैम्डा। अभी अभी हमने वेव्स में पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है? अभी तो वेव्स है। ये लाइट फोटोन एनर्जी, ये एनर्जी जो जा रही है वो भी वेव है, रेडिएशन। क्या है वो? ये जो जा रहा है बाहर ये कौन है? रेडिएशन। क्या है? ये रेडिएशन है। इसी को पढ़ना है इस चैप्टर में अपने को, एचएफ को ही पढ़ना है, मेन हीरो ही एचएफ है। अब v इज इक्वल टू एन लैम्डा भी कई लोगों को नहीं मालूम है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, फुर्सत में पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेने का। ये पूरा एक वेव की लेंथ है। लेंथ मतलब डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैम्डा। स्पीड इज इक्वल्स टू, कम ऑन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड को v लिख दिया, बोल हाँ, डिस्टेंस को लिख दिया और पूरा कंप्लीट टाइम को लिख दिया। 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी v इज इक्वल टू एन लैम्डा। v है स्पीड, n है फ्रीक्वेंसी, ये है लैम्डा। तो n अगर फ्रीक्वेंसी है तो क्या f लिख सकता हो उसको? तो f इज इक्वल टू v बाय, f इज इक्वल टू v अगर स्पीड ऑफ लाइट है। v क्या है? स्पीड है ना वेव की। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? किसका? वेव का। मैं कौन से वेव की बात कर रहा हूं? रेडिएशन। रेडिएशन, लाइट भी तो रेडिएशन। अरे हाँ, लाइट की स्पीड v नहीं ली जाती है, c ली जाती है। क्या? तो यही फॉर्मूला f का क्या बन गया? c बाय लैम्डा। क्या बन गया? रिपीटिंग इट वंस अगेन फॉर यू पीपल। कुछ लोगों ने आधा ध्यान दिया, कुछ ने दिया ही नहीं। देखें ध्यान से, देखें। सुशील हिम्मत सिंह एंड रुक जा, हाँ, संदीपानी कॉन्वेंट। सही है बेटा, टेंशन मत ले बेटा, सब आएगा। बताओ रे सब लोग जो बैठे हैं, बताओ। हम लोगों को बनाना है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज v, डिस्टेंस इज वेवलेंथ। एक वेवलेंथ का डिस्टेंस कितना होता है? तो डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लैम्डा अपॉन t, है ना। और 1 अपॉन टाइम क्या होता है? तो v इज इक्वल टू f लैम्डा। चलेगा बेटा? चलेगा? अरे बोलना। ये हो गया v इज इक्वल टू f। तो बेटा f की वैल्यू बता। v कौन है? स्पीड। v कौन है? स्पीड ऑफ द वेव, ओमेगा बाई के। स्पीड ऑफ वेव याद है कि नहीं याद है? ये हो गया v। लैम्डा कौन है? वेवलेंथ। लैम्डा कौन है? अगर ये वेव रेडिएशन है, अगर ये वेव लाइट की है, लाइट, तो यहां से रेडिएशन ही बाहर आ रहा है। लाइट कौन है? जिसको मीडियम की जरूरत है। तो क्या लाइट रेडिएशन है? तो v को क्या लिखेंगे? c। c बाय लैम्डा इज इक्वल टू f। f मतलब फ्रीक्वेंसी, जिसे इस चैप्टर में n या तो क्या न्यू, क्या तो न्यू के जगह पे c बाय लैम्डा लिख दो, n के जगह पे c बाय लैम्डा लिख दो। बोल हाँ या ना? h न्यू, h f, h c बाय h। सर ये क्या है लेकिन? कौन है ये? एनर्जी का पैकेट। एक पैकेट, एक पैकेट में इतनी एनर्जी होगी। कितनी? HF। कितनी? सर इसका मतलब H तो कांस्टेंट है पर F कांस्टेंट नहीं है। इधर की फ्रीक्वेंसी अलग, इधर की फ्रीक्वेंसी अलग, इधर की फ्रीक्वेंसी अलग, इसलिए इसकी एनर्जी अलग, इसकी एनर्जी अलग, इसकी एनर्जी अलग। किसी किसी ये बात समझ में आ गई?
ये सब चीजों को जोड़ दिया, बना बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट। यस एवरीवन, मिटा रहा हूं। न्यूक्लियस पहला ऑर्बिट, अगर कोई हायर ऑर्बिट एन ऑर्बिट से जंप करके लोअर ऑर्बिट पी ऑर्बिट में आ रहा है, यहां की एनर्जी En, यहां की एनर्जी, तो वो एनर्जी गेन करेगा या रिलीज करेगा? बोलो, जितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्या उस एनर्जी का नाम HF है? हाँ, इसको कहते हैं पैकेट, है ना, क्वांटास। बोलो, इन पैकेट्स को कहते हैं क्वांटास। या क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो दिस इज HF। F इज C बाय लैम्डा, तो HC बाय, भैया हायर से लोअर आए एनर्जी बढ़ेगी नहीं घटेगी, तो क्या लिखूं? En माइनस इज इक्वल्स टू HF। यह है बोर्ड्स का थर्ड पोस्टुलेट। एक बार और बोलो, En माइनस is equals to HF. You can also write En minus is equals to। अब तीनों में यूज हुए फॉर्मूले एक बार हम और रिपीट कर लेंगे और हमारा बोर्ड्स के तीनों पोस्टुलेट खत्म हो जाते हैं। ये थर्ड था, पहला, दूसरा, तीसरा। मेरे दोस्तों एक बार और, हर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ, थांबले नाही पाहिजे, सर्वांनी बोलायचं आहे, mv² इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Z E into E upon postulate number 1, charge of proton, sorry, magnitude of charge of proton, magnitude of electron और उन दोनों का नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, बोर्ड्स सेकेंड पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड था। एंगुलर मोमेंटम जिसका किसके बराबर होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मैं इंटीग्रल मल्टीपल बोलता हूं, आप एन बोलते हो, तो बैठ के कर क्या रहे हैं? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन, H कौन है? प्लैंक्स कांस्टेंट। H कौन है? चल मेरे भाई थर्ड वाला बोल दे, हाइयर ऑर्बिट की एनर्जी En माइनस इज इक्वल्स टू HF। जैसे लिखा जा सकता है, किसे किसे तीनों याद हो गए क्या? मैंने इसको MVR को डिटेल में बता दिया है। एंगुलर मोमेंटम बार L बार R क्रॉस बार P बोला था। ये तीसरा लॉ है, तीसरे के बारे में लिखा, थर्ड पोस्टुलेट के बारे में लिखा। पहला पोस्टुलेट यूज करने जा रहे हैं सबसे पहले, फिर सेकेंड, और लीनियर स्पीड मतलब v। तो जब एक न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, तो उसकी जो स्ट्रेट वाली वेलोसिटी होती है, लीनियर स्पीड, कि जहां से उसको छोड़ दिया जाए तो वो कैसा जाएगा, जो आप यूसीएम में पढ़ चुके हो, उसी v की बात हो रही है, दैट इज लीनियर स्पीड। ठीक है, एकदम अलर्ट रहो, मजा आएगी, अगर आप ध्यान देंगे तो सब समझ में आ जाएगा। बाय फर्स्ट पोस्टुलेट देखिए बेटा, ध्यान दें प्लीज। Centripetal force is equals to electrostatic force of attraction. Do you remember it? Come on. If you remember it, participate. mv² upon is equals to 1 upon 4 pi ZE² upon R. किसी याद था और खुद से बोला है, किसी याद था खुद से बोला है। ठीक है, मैं देख नहीं रहा हूं, ईमानदार रहो। RR कैंसल, यस सही है। क्या RR कैंसल हो गया? कैंसल। अब जो बचा वो बताओ। mv² is equals to 1 upon 4 pi ZE² upon R। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर, ये हो गया फर्स्ट पोस्टुलेट। अब बाय सेकेंड पोस्टुलेट, तुम मत देखना सेकेंड पोस्टुलेट वहां से, प्लीज नहीं देखना, तुमको याद है, मैं जानता हूं तुमको याद है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, समझ गए? ओनली इन दोज फॉर विच एंगुलर मोमेंटम
MVR is integral multiple of h upon 2 pi. किसे किसे याद था? किसे किसे याद था? Angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. Bring me the value of r from here. R is equals to NH, N और H अलग अलग तरीके से लिखें, NH अपॉन 2 पाई MV। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, ये आपको एंट्रेंस में यूज करना पड़ेगा रेडियस निकालने के लिए। कई न्यूमेरिकल मिलेंगे गिवन डाटा के हिसाब से। H N 2 पाई, पाई तो कांस्टेंट है, मास लेना इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी डालना है, आंसर है। बहुत इजी है, इसलिए मैं सब बता रहा हूं, देखो। So R is NH upon 2 pi MV. Do we have something over here R? Yes. Use this R here. So this is equation number 2. Using 2 in 1. Ready रहे भाई? 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो MV square is equals to 1 upon 4 pi. देखो ZE square, मन में है सब कुछ। ये R दिखा, R की जगह क्या आएगा, समझ में आ गया है? बोल भाई, बोल भाई। NH अपॉन 2 पाई MV। तुझे नहीं समझा? कुछ समझा? 2 पाई MV को पूरा उठा के ऊपर पटक दे, 1 अपॉन 4 पाई टेवड़ा हो जाएगा ना। ऊपर बोल ZE स्क्वायर इंटू 2 पाई MV अपॉन बोल, अपॉन बोल। ये किसकी वैल्यू है मेरे दोस्त? अब देख ले क्या क्या कैंसिल हो रहा है, चेक कर ले। देख भाई, देख भाई, M M कैंसिल, एक V कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। यहाँ V बचा, यहाँ V बचा, वो तो तू आगे कर सकता है। 2 1 जा, देख ये ना कैंसिल करने में भलाई है। ये जो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है सर, क्या भलाई है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इसकी वैल्यू होती है। किसकी? 1 अपॉन, नहीं एप्सिलॉन नॉट की नहीं, 1 अपॉन 4 पाई। 4 पता है, 4 पता है, 4 पाई पता है 3.14, पाई पता है भूमि, ठीक है, ओके ध्यान दे बेटा। पाई पता है कितना? एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 टू द पावर -12। जैसे सारी वैल्यू पुट करोगे तुमको मिलेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सर क्या हमें कैलकुलेट करना है? काय को, टाइम किसके पास है? उन्होंने कर दिया ना, तेरे को कांस्टेंट वैल्यू दे दी ना, याद रख। तो कैंसिल करने में भलाई नहीं है। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इसकी जगह, बाकी सबकी जगह उसकी वैल्यू काम खत्म। या तो अगर वैल्यू चाहिए 2 जा पाई पाई कैंसिल, ये 2 1 जा 2 2 जा पाई पाई, बोल जो बचा वो बोल, जो बचा वो अपना ZE स्क्वायर, Z ऊपर और कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा है? अपॉन में बोल ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट N इंटू H। किसे किसे समझ में आ गया? ये है आपकी लीनियर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग इन nth बोर ऑर्बिट। nth बोर ऑर्बिट समझ रहे हो? n की वैल्यू छाप। इधर ध्यान देना बेटा, ध्यान दे। 2 कौन है? नंबर। 2 कौन है? एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। क्या है? H कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये परमिएबिलिटी कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, एटॉमिक नंबर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है। सिर्फ किसको छोड़ के? किसको छोड़ के? किसको छोड़ के? तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। V is inversely proportional to N। बाकी कांस्टेंट, ठीक है, याद रखेंगे पक्का। ये भी छाप लो कहीं ऊपर, V is inversely proportional to N कहीं ना कहीं छाप लो।